कहानी शुरू होती है 1935 के इंग्लैंड में 13 वर्षीय ब्रियोनी टेलिस जो अपने लिए एक प्ले लिख रही होती है। फिर वह अपनी माँ को ढूंढ रही थी। धनी टेलिस परिवार की सबसे छोटी बेटी होती है। तभी वो हाउसकीपर के बेटे रॉबी से मिलती है, जिस पर ब्रियोनी मोहित है। वो रॉबी से पूछती है, तुम मेरा प्ले देखने आओगे ना? रॉबी कहता है, ऐसा मुमकिन तो नहीं है, पर तुम मुझे अपना प्ले दे देना, मैं पढ़ लूँगा। फिर वो अपनी माँ से मिलती है। वो ब्रियोनी का प्ले पढ़ के उसे शाबाशी देती है। अगले सीन में वो अपनी बड़ी बहन सेसिलिया के साथ होती है। ब्रियोनी उसी प्ले के बारे में बात कर रही होती है। फिर वो पूछती है कि तुम रॉबी से अब बात क्यों नहीं करती? सी कहती है कि मैं बात करती हूँ, पर अब हमारे दोस्त अलग है। फिर सीन कट होता है। हम लोला और उसके जुड़वे भाइयों को देखते हैं। लोला उसकी चचेरी बहन होती है। ब्रियोनी उनसे इस प्ले को करने के लिए कहती है। वो अपने भाई लियोन के लिए प्ले लिखी थी, जो कई सालों बाद घर आ रहा था। तभी दोनों जुड़वा और लोला वहां से चले जाते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले नमस्ते दोस्तों। YouTube पर हम लेकर आए हैं एक नया सफ़र, एक नई कहानी। अगर आप भी इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे साथ हर नए वीडियो के सफ़र में शामिल होना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर ब्रियोनी अपनी बड़ी बहन सेसिलिया और हाउसकीपर के बेटे रॉबी पर अपने बेडरूम की खिड़की से देखती है। बगीचे के फव्वारे के पास सेसिलिया और रॉबी की बहस के दौरान रॉबी गलती से एक फूलदान तोड़ देता है और सेसिलिया पर चिल्लाता है कि वह अपने पैर काटने से बचने के लिए जहाँ है वहीं रहे। फिर भी गुस्से में सेसिलिया अपने बाहरी कपड़े उतार देती है और कांच के टुकड़ों में से एक को निकालने के लिए फव्वारे में जाती है। ब्रियोनी खिड़की से देखती है और सेसिलिया और रॉबी के बीच के रिश्ते की गलत समझ लेती है। सेसिलिया घर में जाती है और हम फिर से यही सीन देखते हैं। सेसिलिया रॉबी को देख के उसके पास जाती है और उसे बताती है कि आज मेरा भाई आ रहा है और उसका दोस्त पॉल भी आ रहा है। फिर उसकी तारीफ भी करती है। सेसिलिया रॉबी को पसंद करती थी और वो कहती है, रॉबी से तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, पर तुम्हें टीचर बनना चाहिए। तुम इसमें फर्स्ट क्लास आए हो। तो रॉबी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे पिता के सारे पैसे वापस कर दूंगा। सिसिलिया का ये मतलब नहीं था। वो सॉरी बोलती है और उसके हाथ में एक गुलदान होता है। सिसिलिया फव्वारे में से गुलदान में पानी भरने जा रही होती है। रॉबी कहता है, लाओ मैं मदद करता हूँ। सिसिलिया मना कर रही होती है। रॉबी जबरदस्ती करता है और गुलदान गलती से टूट गया। उसका एक हिस्सा पानी में गिर जाता है। सेसिलिया को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, ये हमारी सबसे कीमती चीज़ों में से एक है, और अपने कपड़े उतार के वो अंदर जाती है। अगले सीन में लियोन और पॉल दोनों घर पहुंच जाते हैं। सी अपने भाई और उसके दोस्त पॉल से मिलती है और वो तालाब में जाते हैं नहाने के लिए। अगले सीन में पॉल मार्शल लियोन के चचेरे भाइयों से अपना परिचय देता है और लोला के प्रति आकर्षित होता है। वह लोला से थोड़ी देर बात करता है। सीन कट होता है। रॉबी घटना के लिए माफ़ी मांगने के लिए सेसिलिया को एक नोट तैयार करता है। वह एक अश्लील नोट लिखता है। हालांकि वह कभी नहीं चाहता कि कोई भी इस नोट को देखे, और एक नोट में बाड़िया से माफ़ी मांगता है, लेकिन वह गलती से इसे दूसरे नोट के बजाय, जिसे वह पहले तैयार किया था अश्लील नोट, एक लिफाफे में रख देता है, जिसे वह ब्रियोनी से सेसिलिया को देने के लिए कहता है। ब्रियोनी अपनी बहन को देने से पहले पत्र पढ़ती है, बाद में सी को देती है। सी उस पत्र को पढ़ती है। ब्रियोनी से पूछती है, लेटर लिफाफे था? वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। वह अपने 15 वर्षीय चचेरे बहन लोला को नोट के बारे में बताती है, तो लोला उसे एक बीमारी बताती है। फिर वो रॉबी को सेक्स मिनियाक कहती है। उन्हें लगता है कि सिसिलिया उसके जाल में फंस गई है और उसे पुलिस से पढ़वाने की बात करती है। ब्रियोनी कहती है, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। अगर रॉबी को इस बारे में पता चला तो वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ लियोन ने रॉबी को डिनर के लिए इनवाइट किया था। ब्रियोनी को सेसिलिया की कान की बलि दिखती है, तो जब ब्रियोनी बिना देखे अंदर आती है, उन्हें देखती है और गलती से सोचती है कि उसकी बहन का बलात्कार हो रहा है। हम दोबारा से इसी सीन को रॉबी के एंगल से देखते हैं।
रॉबी डोरबेल बजाता है तो सेसिलिया दरवाज़ा खोलती है। वह अश्लील पत्र के लिए माफ़ी मांगता है। सी कहती है, उस पत्र को ब्रियोनी ने पढ़ लिया और तुम मुझसे कब से प्यार करते हो, लेकिन वह उसके लिए अपने प्यार को कबूल करती है। वे लाइब्रेरी में दीवार के सहारे प्यार करते हैं। जब ब्रियोनी बिना देखे अंदर आती है, उन्हें देखती है और गलती से सोचती है कि उसकी बहन का बलात्कार हो रहा है। सेसिलिया और रॉबी चुपचाप वहां से चले जाते हैं। वो सब डिनर करने बैठे होते हैं। तभी ब्रियोनी और रॉबी की बहस हो जाती है। ब्रियोनी वहां से चली जाती है। वो अपने कमरे में पहुंचती है तो उसे एक लेटर मिलता है जो उन जुड़वा भाइयों ने लिख के छोड़ा था। वो दोनों घर छोड़ के अपने मॉम डैड के पास जा रहे थे। ब्रियोनी ये बात सबको बताती है। घर वाले खोज दलों का आयोजन करते हैं। सब दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। खोज में भाग लेने के दौरान ब्रियोनी को लोला का बलात्कार होते हुए एक आदमी मिलता है जो भाग जाता है। आदमी को स्पष्ट रूप से कभी नहीं देखने के बावजूद ब्रियोनी को यकीन है कि यह रॉबी था। एक भ्रमित लोला जिसने उसका चेहरा नहीं देखा असहमति नहीं जताती। ब्रियोनी लोला को बताती है कि उसने पहले सेसिलिया पे हमला किया था, अब तुम पे हमला हुआ। लियोन लोला को ले जाता है घर। बाद में रॉबी जो जुड़वा बच्चों को सुरक्षित पाता है, घर लौटता है। ब्रियोनी पुलिस को बुला लेती है। पुलिस सबका बयान लेती है और ब्रियोनी उन्हें वही लेटर देती है सबूत के तौर पे जो रॉबी ने दिया था। सेसिलिया द्वारा उसकी बेगुनाही की दलीलों के बावजूद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोला और ब्रियोनी की गवाही साथ ही उसके द्वारा स्पष्ट पत्र को सौंपने से सेसिलिया को छोड़कर सभी को उसके अपराध का यकीन हो जाता है। 4 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉबी को इस शर्त पर जेल से रिहा किया जाता है कि वह सेना में शामिल हो जाए और फ्रांस की लड़ाई में लड़े। अपनी यूनिट से अलग होकर वह पैदल ही डनकर्क की ओर निकल पड़ता है। वह 6 महीने पहले की बात सोचता है जब उसकी मुलाकात सेसिलिया से हुई थी, जो अब एक नर्स है। वो बातें करते हैं। सेसिलिया उससे माफ़ी मांगती है। रॉबी पूछता है, तुम अपने परिवार से मिली? वह कहती है, नहीं, मुझे नहीं मिलना है उनसे। रॉबी कहता है, क्यों, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? बस 3.5 मिनट बिताए हुए उस पल के लिए रॉबी रोने लगता है। सेसिलिया उसे वापस आने के लिए कहती है। सीन कट होता है। वो दोनों एक दूसरे को चिट्ठी लिखते रहते थे। सेसिलिया उसे एक लेटर भेजती है जिसमें ब्रियोनी के बारे में लिखा था। ब्रियोनी, जो अब 28 वर्ष की है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाने के बजाय लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में सेसिलिया की पुरानी नर्सिंग यूनिट में शामिल हो गई। दूसरी तरफ संक्रमित घाव और मतिभ्रम से गंभीर रूप से बीमार रॉबी डनकर्क के समुद्र तट पर पहुंचता है, जहां वह निकासी का इंतजार करता है। बाद में ब्रियोनी, जो रॉबी को फंसाने के लिए पछताती है। जैसे कि आपको मैंने बताया, ब्रियोनी नर्स बन चुकी है। वो हॉस्पिटल में होती है। उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसे और लोगों के साथ किया जाता था। वो अपने बेड पे जाती है। सबके सोने के बाद वो अकेले में बैठ के अपनी कहानी लिखती रहती है। तभी उसकी दोस्त वहाँ पहुँचती है और उससे पूछती है कि वो क्या लिख रही है। वो उस कहानी के बारे में बताती है कि ये छोटी बच्ची की कहानी है जिसे खिड़की से कुछ दिखाने पे उसे गलत समझ बैठी। दूसरे दिन वो सेसिलिया का एड्रेस लेती है। तभी वहाँ घायल फौज की टुकड़ी आती है। ब्रियोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। रात होती है। ब्रियोनी को न्यूज़ के माध्यम से पता चलता है कि पॉल मार्शल लोला से शादी करने वाला है। जब ब्रियोनी शादी में जाती है तो उसे पता चलता है कि पॉल ने सालों पहले जुड़वा बच्चों की तलाश के दौरान लोला पर हमला किया था। ब्रियोनी माफ़ी मांगने के लिए सेसिलिया से मिलने जाती है। वो बात करती है। सेसिलिया अपनी बहन से बहुत गुस्सा और उसकी गवाही को सही करने का सुझाव देती है, जिस पर सेसिलिया कहती है कि वह एक अविश्वसनीय गवाह होगी। ब्रियोनी को यह देखकर आश्चर्य होता है कि रॉबी छुट्टी पर लंदन में उसकी बहन के साथ रह रहा है। जब रॉबी और ब्रियोनी आमने सामने आते हैं, वो कहता है, क्या तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है जेल में रहना कैसा लगता होगा? क्या तुम्हें खुशी मिली थी जेल पहुंचा के? ब्रियोनी अपने धोखे के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन रॉबी इस बात से नाराज़ है कि उसने अपने कार्यों की जिम्मेदारी नहीं ली है।
वो कहता है, तब तुम्हें पता था कि वो हमला मैंने किया था। ब्रियोनी रॉबी से नज़ारे भी नहीं मिला पा रही थी उसकी गलती की वजह से। सेसिलिया उसे शांत करती है। रॉबी को 6 बजे जाना था, तो बात जल्दी ख़त्म करने के लिए कहती है और रॉबी ब्रियोनी को निर्देश देता है कि कैसे रिकॉर्ड को सही किया जाए और उसकी सज़ा को पलट दिया जाए। ब्रियोनी सहमत हो जाती है। सेसिलिया आगे कहती है कि ब्रियोनी ने डैनी हार्डमैन के बारे में जो कुछ भी याद किया है उसे शामिल किया है। सेसिलिया और रॉबी को लग रहा था कि डैनी ने लोला का बलात्कार, लेकिन ब्रियोनी बताती है कि पॉल मार्शल बलात्कारी था। वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सेसिलिया कहती है कि उसने अभी अभी लोला से शादी की है और अब लोला अपने पति के खिलाफ गवाही नहीं दे पाएगी। रॉबी को गुस्सा आता है इस बात से। ब्रियोनी इस बात के लिए रॉबी से माफ़ी मांगती है। रॉबी उसे वही करने के लिए कहता है और कहता है जो भी लिखना पूरी सच्चाई से लिखना। ब्रियोनी वहाँ से चली जाती है दशकों बाद। जब ब्रियोनी एक बुजुर्ग और सफल उपन्यासकार है, वह एक पॉडकास्ट दे रही होती है। वह अपनी नवीनतम और अंतिम पुस्तक एटोनमेंट नामक एक आत्मकथात्मक उपन्यास के बारे में एक साक्षात्कार देती है और बताती है कि वह एक बीमारी जो मनोभ्रंश से मर रही है। दर्शकों को पता चलता है कि पुस्तक का वह भाग जहां रॉबी और सेसिलिया एक साथ रह रहे हैं और ब्रियोनी उनसे माफ़ी मांगने का प्रयास करती है, वह काल्पनिक है। वास्तविकता यह है कि वह अपनी गलती के लिए कभी प्रायश्चित नहीं कर सकी। वह बताती है कि जून 1940 में अपनी बहन से मिलने में बहुत डर लग रहा था और सेसिलिया और रॉबी कभी फिर से एक नहीं हुए। डनकर्क में संक्रमित घाव से सेप्टिसीमिया के कारण रॉबी की मृत्यु हो गई। ब्रियोनी ने माना कि उसने अपने उपन्यास का अंत काल्पनिक तरीके से इसलिए लिखा था ताकि दोनों को वह खुशी मिल सके जो उन्हें कभी नहीं मिली, क्योंकि वह रॉबी को लोला के बलात्कारी के रूप में गलत तरीके से पहचानने के लिए जिम्मेदार थी। आखिरी दृश्य में एक काल्पनिक सिसिलिया और रॉबी को समुद्र के किनारे एक घर में खुशी खुशी साथ साथ रहते हुए दिखाया गया है, जिसे वे फिर से मिलने के बाद देखने का इरादा रखते थे। इसी सीन के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। हेलो मूवी मेनियक्स, क्या आप भी मूवीज़ के बारे में हर छोटी छोटी जानकारी जानना चाहते हैं? तो फिर हमारा चैनल आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पर हम लेकर आते हैं हर नई मूवी का डिटेल्ड एक्सप्लेन वीडियो, जिससे आपको मिलेगी हर मूवी की इनसाइड स्कूप। तो अभी सब्सक्राइब करें और मूवी के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करें। धन्यवाद।